नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मुंबई में है हम। महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो पूरे शबाब पर इस वक्त आ चुका है। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और उसके सर्वे सर्वा हैं अजीत दादा, और जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनडीटीवी इंडिया पर। ख़ास बात तो ये है अजीत दादा कि घड़ी आपको मिल गई, समय अच्छा चल रहा है कि नहीं? समय अच्छा चल रहा है। हमारी कोशिश है वो और भी अच्छा चले, इसीलिए हम सब काम पे लगे हैं। हम सब प्रचार कर रहे हैं। हमने मैनिफेस्टो दिया है। हमने महायुति में 1.5 साल काम किया है और अच्छे से योजनाएं लाई है। अभी लोगों ने तय करना है, वोटर ने तय करना है कि किसके हाथ में महाराष्ट्र के 5 साल सूत्र देने की। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि महायुति का सरकार हमारी महाराष्ट्र में जरूर आएगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है इस चुनावों में जो स्कीम आप लेके आए, लाडली बहना, आपको लग रहा है कि उसका ज़मीन पर इम्पैक्ट हुआ है? आपको फ़ायदा विमेन वोटर्स का हो रहा है? जब मैं अभी महाराष्ट्र में जाता हूँ, मिलता हूँ, सबके साथ बात करता हूँ, तो सुमित जी मुझे पूरा भरोसा है ये हमारी स्कीम बहुत पॉपुलर हुई। यानी आपको ताज्जुब होगा, 2,30,00,000 लाडली बहनों को हमने अभी ये स्कीम का फ़ायदा करके दिया है और वो भी खुश है। ये गरीब जो हमारी औरतें रहती है, जो खेती में काम करती है या घर काम करती है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करती है, पूरा दिन काम करने के बाद शाम को वो खाना पका सकती है, ऐसे जो औरतें रहती है उनको ये इतने खुश है। और हमारा क्या हुआ, मैंने जुलाई में बजट पेश किया जी, स्कीम पेश की, और वो सब तैयार करने के लिए मुझे अगस्त 15 1.5 महीना लगा। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर अदिति तटकरे, सब ने मिल के काम किया, डिपार्टमेंट ने काम किया। 2-3-4 डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहे थे और आधार कार्ड से लिंकअप किया। वो आधार कार्ड जो हम सबको मिले हैं उसके, और डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाता है। यानी कोई स्कीम ऐसी होती है कि किसी के थ्रू जाता है, वैसा नहीं। गवर्नमेंट के अकाउंट से डायरेक्ट वो डीबीटी से वो बहना का, जो हमारी बहना है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो अगस्त में हमने 3,000 रुपये दिया, जुलाई अगस्त का, फिर सितंबर का 1,500 रुपये गया, और अक्टूबर में फिर 3,000 रुपये दिया, क्योंकि नवंबर में चुनाव आएगा और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। और उनको क्या हुआ, जुलाई अगस्त का मदद उनको वो रक्षाबंधन के लिए भी उनको वो एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार रहता है तो भाई बहनों का। और उसके बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट त्यौहार रहता है भाऊबीज, हमारी दीपावली में, वो भी भाई बहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार रहता है। और इसीलिए दोनों त्यौहार इसमें आए और उनको भी मदद हुई। उनके चेहरे पे हमें आनंद दिखाई दिया और खुश वो दिखाई दिए। और ये आगे चालू रखना, ये बहुत अच्छी स्कीम है, बंद मत करना, क्योंकि वो सुनते थे, हमारे अपोजिशन वाले बोलते थे हम आने के बाद बंद करेंगे, ये बिल्कुल ठीक स्कीम नहीं है, महाराष्ट्र को बर्बाद करेगी, महाराष्ट्र को कर्ज में डुबाएगी स्कीम ये। पर अब तो विपक्ष ने दे दिया। नहीं, सुनो, वही 3,000 रुपये दे दिया। सुमित जी, वही सुना। ये सब होते हुए सुमित जी आप देखो, आपने भी उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए कि ये बंद करो, लेकिन हाई कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम है, उनको अधिकार है, हम नहीं बंद कर सकते। लेकिन हर एंगल से उन्होंने कोशिश की, और फिर उनके कुछ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ने भी बताया कि हम आने के बाद ये बंद करेंगे, ये बकवास है, ऐसा है वैसा है। पहला तो विरोध किया, फिर बाद में पैसा दिया तो बोले तुरंत निकालो अकाउंट से, तुरंत निकालो, नहीं निकाला
तो वो ये करेंगे, वापस लेंगे आपके पैसे, ऐसे बहुत से कमेंट्स किया। लेकिन बाद में उनको पता चला ये तो बहुत पॉपुलर हो रही है, हम विरोध करेंगे तो हम रॉन्ग बॉक्स में चले जाएंगे। उन्होंने दुगना कर नहीं दिया। नहीं, सुनो सुनो, ये आपका प्रेशर था? नहीं नहीं सुनो, फिर ये करते वक्त ये पॉपुलर होने के बाद औरतें बोलने लगी कि ये अच्छी स्कीम है, अच्छी स्कीम है। फिर अपने घर में भी जो भी काम करती है महिलाएं, किचन में कुक या ऐसे कुछ, वो भी बोलने लगी। कोई झाड़ू पोछना करती है, कोई क्या करती है। फिर उन्होंने अभी कल या परसों 2 दिन पहले एक पंचसूत्री कार्यक्रम दिया, गारंटी। गारंटी। सुमित जी, उसमें उन्होंने जो योजनाएं लाई ना, मैं 10वीं दफ़ा मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के नाते बजट पेश किया, तब मुझे बोल रहे थे कि ये तिजोरी पूरी ये खाली करने वाला है, ऐसा है वैसा है। और ये सब उन्होंने लाडली बहनों का पैसा हम बढ़ाने वाले, हम माफ़ी देने वाले हैं, हम बच्चों जैसे गर्ल्स को मुफ्त शिक्षा वैसे बॉयज़ को देंगे। फिर हम जो ग्रेजुएट लोग हैं उसको 4,000 रुपये महीना देंगे। ऐसे बहुत कुछ उन्होंने लाया। सुमित जी, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगते। कितने? 3 लाख करोड़ रुपए। हमारा बजट मैंने जो पेश किया है वो 6,50,000 करोड़ का है। उसमें जितने भी लोग हैं ऑफिसर्स या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और सब IAS IPS ऑफिसर सब मिलके, और जो पेंशनर है रिटायर होने के बाद उनको पेंशन हम देते हैं। ये सब होने के बाद और हमने जो लोन उठाया है वो लोन हम ये करते हैं क्या, रिपेमेंट, उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना पड़ता है ना। ये सबके लिए सुमित जी मुझे 3.5 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। आप देखो 3.5 लाख करोड़, उसके लिए वो तो देना ही पड़ेगा। आप काम कर रहे हो वहाँ, कोरोना के वक्त भी, लॉकडाउन होते हुए भी हमने उनको सैलरी दी। पहले हमें ज़रा तकलीफ हुई क्योंकि कुछ इनकम था ही नहीं जी, खाली खर्चा। और ये सब होते हुए फिर मैंने क्लास 1, क्लास 2 वालों को थोड़ा सा रुकवाया, 3, 4 को पहला दिया क्यों ज़रूरत थी। और ये कोरोना का बाकी के काम के लिए हमने प्रायोरिटी दी। लेकिन नेक्स्ट मंथ को हमने क्लास 1, क्लास 2 को भी दी। मैंने देखा ये जो उन्होंने पंचसूत्री कार्यक्रम डिक्लेयर करने के बाद मेरे कोई एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मैंने बात की कि आप तो एक अच्छे ऑफिसर के नाते रिटायर हुए, ये ऐसा ऐसा है, इतने लोगों को ये देना चाहते हैं, इसका सब खर्चा कितना आएगा? वो बोले दादा 3 लाख करोड़ रुपए आएगा। और ये 3.5 लाख, आप देखो सुमित जी, 6.5 लाख करोड़ इसमें गया, तो डेवलपमेंट कैसी होगी? रोड कौन बनाएंगे, बिजली कौन देंगे, पानी कौन देगा, ये बाकी का खर्चा कौन करेगा, शिक्षा के लिए क्या होगा? कुछ भी इतना, यानी एक लोगों को गुमराह करने का इनका काम चालू है। अजीत दादा, आप करें तो आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, वो अनाउंसमेंट करें तो वो खजाना लुटा रहे हैं, वैसा वो नहीं। रेवड़ियां हैं। ऐसा क्यों है? सुमित जी सोचो, हमने जो स्कीम दी उसके लिए साल भर के लिए 75,000 करोड़ रुपए लगता है। उन्होंने जो स्कीम अनाउंस की है उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगता है। 3 लाख करोड़ और 75 लाख करोड़, इसका आप देखो ना, ऐसा कैसा? पर सरकार के पास पैसा है, 8 लाख करोड़ का कर्जा है ऑलरेडी महाराष्ट्र। अब बराबर, मैं वही बोल रहा हूं ना। तो फ्री स्कीम्स की जरूरत क्या है? आप लोगों को एम्पावर करिए ना। सुनो तो जी, जो भी अपने देश में स्टेट है, सेंट्रल ने बताया है कि आपका टोटल स्थूल उत्पन्न कितना है, उसके ऊपर आप कितना कर्जा उठा सकते हैं, उसके जो लिमिट है, लिमिट के बाहर आप जा नहीं सकते। लिमिट के बाहर गए तो आपको लोन कोई देगा भी नहीं जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलती। ये आप सोचो, तो उसी हिसाब से उसका लिमिट के बाहर आप जा नहीं सकते।
समझो 25% का लिमिट है तो हम 18, 19, 20 यहाँ तक ही रहते हैं। रिसोर्सेस बढ़ाने की हमारी कोशिश रहती है, एक्साइज हो या जीएसटी हो। अपने देश में जितना जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें 16% का कलेक्शन अकेले महाराष्ट्र में हो जाता है, उसमें 50% हमें वापस मिलता है। लेकिन यानी देश का टोटल कलेक्शन का 8% हमें वापस आता है ना। जी बिल्कुल। तो बाकी के भी जो भी रिसोर्सेस है, लीकेजेस कम करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है, कल फाइनेंशियली आपको एक अच्छी तरह से उनको शिस्त लगानी पड़ती है। कल यही सवाल जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल उद्धव ठाकरे साहब से पूछा गया, जो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, आप इतनी बढ़िया स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं। तो बोल रहे मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो महायुति के लोग चुरा लेंगे, जैसे हमारे लोग चुरा के ले गए, हमारे विधायक चुरा के ले गए, हमारे आइडिया को चुरा लेंगे। ये देखो, ये उनका कहना है, वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मैं आज से तो बाहर पब्लिक मीटिंग में बोलने वाला हूँ। आपके माध्यम आपको भी मैंने बताया, ये 6.5 लाख करोड़ रुपए पूरा खर्चा आएगा। 3 लाख ये और 3.5 लाख ये महाराष्ट्र को बिल्कुल ये देने वाले नहीं है। ये खाली वोट हमारे यहाँ जा रहे लाडली बहना के कारण उसको रुकवाने के लिए, वोट डाइवर्ट करने के लिए एक फेक नैरेटिव सेट करने का उनका काम चालू है। अजीत दादा, ये क्यों लग रहा है कि लाडली बहना का पूरा श्रेय एनसीपी लेना चाहती है? नहीं। बीजेपी और शिवसेना से ज्यादा आपने किया है, क्योंकि आपने बजट पेश किया इसलिए। सुमित जी, वैसा नहीं, मैंने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर मैं हूँ। हमारी लाडली बहना महिला बाल विकास वो डिपार्टमेंट मेरे अदिति तटकरे के पास है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। जब कोई भी नई योजनाएं लाते हैं बजट में पेश करना पड़ता है, उसकी सैंक्शन कैबिनेट की लेनी पड़ती है, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की साइन लेनी पड़ती है। ये सब कुछ हुआ, डिक्लेयर हमने किया। हम महायुति की ये योजना है, या अजित पवार की योजना नहीं, महायुति की योजना। मैंने इसलिए भी सवाल आपसे पूछा दादा कि आपका कैंपेन जो है वो पिंक रंग से बना हुआ है, गुलाबी है, पीला है, ये वो रंग है जो महिलाओं के साथ आइडेंटिफाई होते हैं। ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए जो किया है वो एनसीपी अजीत दादा पवार ने किया। हमने जन सम्मान यात्रा शुरू की 2 महीने पहले, तो हम एज अ पार्टी के नाते मुझे भी कार्यक्रम लेने का अधिकार है ना, तो हमने वो सबके पास पहुंचाने की कोशिश की। और बाद में चीफ मिनिस्टर, दोनों भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ साथ गए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े प्रोग्राम लिए। ऐसा नहीं है वो महायुति का प्रोग्राम है, लेकिन वो हमारी एकदम लास्ट जो महिला है, बहना है, उनके पास तक जानी चाहिए, इसीलिए हमारी वो कोशिश है। अजीत दादा पवार नॉर्मली इंटरव्यूज बहुत कम देते हैं, पर क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव का वक्त है, तो मैं कुछ चुनावी सवाल, राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा इस विकास के मामले पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या महायुति के बीच सब ठीक चल रहा है दादा? क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं, जैसे कल वो खोत साहब का बयान आया शरद पवार साहब को लेकर, बीजेपी के नेता का, जिसको आपने बाकायदा ट्वीट कर। का नेता नहीं है वो, उनकी पार्टी अलग है। पर वो सुनो जी, बीजेपी के, हमारी महायुति के जो भी घटक पक्ष है, जो भी साथी है, उसमें से एक वो है। तो उस मंच पे देवेंद्र फडणवीस साहब भी बैठे थे जब उन्होंने शरद पवार साहब की बहुत गंदे तरीके से उनकी व्याख्या की। आपने उसकी आलोचना की, आपने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। ये क्यों है ऐसा, कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के अंदर नहीं चाहते हैं कि अजीत पवार साहब या उनकी पार्टी गठबंधन के साथ रहे, और ऐसा आपकी तरफ से भी दिखाई देता है। नवाब मलिक को आपने टिकट दे दिया, बीजेपी नहीं चाहती थी। नवाब मलिक के बारे में बीजेपी ने एलिगेशन किया, आरोप किया, वो आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हुए। सुमित जी, मैंने आज आपके ऊपर कोई आरोप लगवाए और वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो आपको उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ेगी? आरोप सिद्ध होने के बाद हमने कुछ गलतियां की तो बोलना, लेकिन बहुत आज तक अपने देश
स्वतंत्र होने के बाद बहुत से पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर आरोप लगवाए गए, कोई सिद्ध हुए, वो साइड ट्रैक हुए, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुए। वो बार बार वहाँ फिर पोस्ट पे बैठे, चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। ये आपने देखा है ना। कल आपने प्रचार भी किया नवाब मलिक जी के लिए, उनकी बेटी अरे के लिए। मेरा कैंडिडेट है, मैं प्रचार के लिए जाने। और वहां तो महायुति का कैंडिडेट भी है, शिवसेना का कैंडिडेट सुनो भी ना, है। 288 में 5 जगह ऐसा हुआ है। 5 जगह इतनी पार्टियां एक होके लड़ रही है। हमारे यहाँ हुआ है, वैसे महाविकास आघाड़ी में भी हुआ है। आपको लगता है नवाब मलिक को एक्सेप्ट करेगी बीजेपी? क्योंकि बहुत खुलकर देवेंद्र साहब, आशीष शेलार साहब बोल चुके हैं। एक्सेप्ट करने का उनका जो कहना है, उनको जो ठीक लगता है वो बोल देते हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक किसी के दोषी ठहरना वो गलत है। तो ये आरोप मेरा कहना है। आरोप सिद्ध हो जाएगा तो नवाब मलिक को आप पार्टी से निकाल देंगे? आरोप सिद्ध होने वाले ही नहीं। नवाब मलिक को मैं 35 साल पहचानता हूँ। वो कह रहे हैं दाऊद का इब्राहिम का आदमी है वो। बहुत लोगों के सामने, बहुत सेलिब्रिटीज के साथ ऐसे आरोप हुए हैं सुमित जी। आपको लगता है महायुति में सब ठीक रहेगा 23 नवंबर के बाद? ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है अजीत दादा पवार को बीजेपी छोड़कर किसी और को पकड़ना चाहेगी? बिल्कुल नहीं होगा। आप जाएंगे उस तरफ, बिल्कुल महाअघाड़ी नहीं की होगा। तरफ? बिल्कुल नहीं होगा तो फिर वापस क्यों गई पूछते। मैंने कहा हाँ मैं जाने वाला हूं। मैं नहीं होगा, महायुति आएगी और सरकार चलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे एनडीए का है, वो हमें मदद करेगा। दादा एक बात बताइए, बारामती की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? आप तो वहाँ के इतने पुराने वक्त से विधायक रहे, इस बार परिवार के अंदर फिर विधायकी के लिए भी लड़ाई हो गई है, आपके भतीजे को आपके सामने उतारा ठीक गया है, हमारी गलती हुई पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त। फिर वो मैंने कबूल किया वो गलती हुई, फिर बाद में ये हुआ। तो आपको लगता है कि जो काम आपने किया था बारामती में, वही काम आपके साथ शरद पवार जी कर रहे हैं? आपके भतीजे को आपके खिलाफ लड़ा दिया? मैं वैसा नहीं बोलता, वो उनका अधिकार है, उनके पार्टी का अधिकार है, वो कैंडिडेट का अधिकार है। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो लोग सोचेंगे, मेरे बारामती के वोटर सोचेंगे। जब एनसीपी में दो फाड़ हुई, अलग अलग हुए थे, तब भी पिछले साल की दिवाली पे पूरा परिवार एक साथ था। पवार परिवार एक साथ सेलिब्रेट करता है बड़े फंक्शंस। इस बार ऐसा तस्वीरें नहीं दिखी, क्यों? नहीं देखिए ना, हुआ ना। आप सब एक साथ थे दिवाली पे? हाँ, आप मिले लेकिन शरद क्या पवार हुआ, से? चुनाव चालू था, इसीलिए मैं गांव-गांव जाके दिवाली के शुभकामनाएं देता था सबको। मेरा एक दूसरा भतीजा भी करजत में खड़ा है, वो भी जाके उनको मिलता था, वोटर को। हर एक अपना अपना काम करते थे। बाकी के लोग घर पे इकट्ठा होके दीपावली उन्होंने मनाई। युगेंद्र के बारे में क्या कहेंगे? आपके प्रतिद्वंदी है, आपके सामने है। ठीक है, एक कैंडिडेट वो खड़ा है, लोगों को बोल रहा है कि मुझे वोट दो। मैं बोल रहा हूँ मुझे वोट दो। आपको क्या लगता है क्या होगा, किसको सुनेंगे? मेरा सुनेगा, मेरा वोटर मेरा सुनेगा। क्योंकि शरद पवार लोकसभा में तो उल्टा हुआ, सुप्रिया सुले जी जीती, हमारे सुनेत्रा जी नहीं जीत पाई। वोटर का अधिकार था, वोटर ने किया। उस दफ़ा मेरा मन कहता है कि बारामती वाले विधान सभा में मुझे ही जिता के देंगे। मैंने बारामती के लिए बहुत कुछ किया है, अभी मैं खुद हूँ। आपको लगता है शरद पवार जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ, आपकी साथियों की तरफ से होता है, उनके विरोधियों की तरफ से होता है, वो जायज़ है? इतने बिल्कुल नहीं। सीनियर लीडर हैं वो। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैंने उसको विरोध किया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ये कुछ तो लेवल हर एक ने पॉलिटिक्स में रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने, यशवंतराव चौहान साहब, बहुत अच्छे, ये देखो उनका फोटो है जी, वहाँ, देखा मैंने। बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से संभाला, आगे लेके गए, और उन्होंने अपोजिशन के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, रूलिंग पार्टी के लीडर के नाते कैसा काम करना चाहिए, ये सब उन्होंने 2 साल महाराष्ट्र को ठीक तरह समझाया। हम उसका
उनको आदर करते, उनको सलाम करते। अजीत दादा, छगन भुजबल साहब आपके करीबी साथी हैं। उन्होंने एक किताब में उनका उल्लेख है कि ईडी का प्रेशर बहुत था, इसीलिए हमको एनसीपी छोड़नी पड़ी और बीजेपी की तरफ जाना पड़ा। क्या ये बात ऐसा बुक है उनका? उनका बुक नहीं है, किसी और ने लिखा है, राजदीप सरदेसाई उन्होंने लिखा नहीं, है। नहीं, उनकी किताब में उनका कोट है, नहीं, ऐसा कहा गया कि भुजबल साहब ने ये कहा कि ईडी के प्रेशर की वजह से हमको बीजेपी के साथ जाना पड़ा। 70 साल की उम्र में कितने ईडी के चक्कर काटता, एक बार तो जेल आ चुका था। आपको लगता है कि प्रेशर था बीजेपी की मुझे तरफ से? मालूम नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं था। हमारे सबने विधायक ने तय किया था, सब विधायक जितने भी एनसीपी के विधायक थे कि अपने को गवर्नमेंट में जाना है, रूलिंग पार्टी में जाना है। क्यों क्यों रूलिंग पार्टी जरूरी थी? काम करने के लिए। हमारे यहाँ के काम सब रुके हुए थे। कोरोना 1 साल 1.5 साल था। हम अगर काम नहीं करते तो लोगों को सामने कैसे जाएंगे? तो सबने तय किया था और सबने लेटर दिया साहब को कि ऐसा ऐसा हमारा सबका कहना है। सबने साइन किया, जितने भी विधायक हमारे एनसीपी के थे उन्होंने सबने साइन करके दिया। शरद पवार साहब को पता था ये बात कि एनसीपी उनके के लोग हाथ में दिया। ऐसा क्यों करते हैं सुमित जी? तो उन्होंने क्या कहा कि जाइए? उन्होंने कहा कि अभी 3 लोगों की कमेटी करो, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, जयंत पाटिल। उन्होंने जाके उनके साथ बात करो, निगोशिएशन करो, कितने कैबिनेट, कितने स्टेट मिनिस्टर, कौन से डिपार्टमेंट, ऐसा सब हुआ। लेकिन बाद में वो नहीं, क्या समझ में नहीं आया, फिर वो रुक गया। फिर बाद में फिर वापस विधायक बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें काम करना है, हमें लोगों के पास वापस जाना है। ऐसा करके वो डिसीजन लिया। तो पवार साहब को जब पता था तो वो क्यों नहीं, उन्होंने अपना मुझे फैसला क्यों पलट लिया? मुझे मालूम नहीं। क्या आपको लगता है कि शरद पवार साहब इस तरफ आ सकते हैं आपके साथ, बीजेपी के वो साथ? इतने बुजुर्ग नेता है, इतने बड़े लीडर है, मैं कैसे उनके बारे में कह सकता हूँ? क्योंकि उनकी मर्जी से अगर ये हुआ, उनकी नॉलेज में ये हुआ, मर्जी तो नहीं कहना चाहिए। मुझे उसके बारे में वो आगे क्या करेंगे वो मैं बता नहीं सकता। कोई भी देश का एक भी आदमी बता नहीं सकता। अजीत दादा, एक और सेंसिटिव सब्जेक्ट है और वो ये कि सिंचाई घोटाले की बात आती है, आपका नाम आते से ही कहा जा रहा है कि आप पे जो इल्ज़ाम था 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का। 70,000 करोड़। 70,000 कम मत करो, 40-50, 70,000 करोड़। तो ये किसकी वजह से आप पे इल्ज़ाम लगा? कौन था जो ये आप पे जांच करवाना चाहता था? ये कौन जिम्मेदार है? इल्ज़ाम लगाना अपोजिशन का काम है। जो रूलिंग पार्टी में रहते हैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप करने के बाद ही एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है कि लोगों के मन में कुछ तो वो लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये क्या चालू है क्या नहीं। और वो आरोप 2010 में मेरे ऊपर लगाया, 2010 या 2009, अभी है 2024, करीबन 15 साल हो गए। सब इंक्वायरी हुई, ईडी की इंक्वायरी हुई, इनकम टैक्स की इंक्वायरी हुई, ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी हुई, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की इंक्वायरी हुई, सीआईडी की इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई, ऐसे सब इंक्वायरीज हुई। पर अभी भी जांच चल रही है, केस बंद नहीं हुआ है। बहुत से इंक्वायरी तो क्लियर हो गई, उसमें कोई अजित पवार का कुछ संबंध नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। 1-2 मैटर चालू है उसका। आर पाटिल साहब मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था, आपकी पार्टी, आपके साथी। ठीक है, अभी आर यहाँ जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी साइन थी, इतना मुझे मालूम है। तो क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं आपकी छवि खराब करने के लिए राजनीतिक तौर पर? अभी जो गया है उसके बारे में क्या बोलने का, वो भी मेरा दोस्त था बहुत अच्छे तरह से, लेकिन अभी जो हुआ सो हुआ। आप नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात का। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट विषय है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़ोरों से है, मराठा आरक्षण का। आपको लगता है मराठाओं को आरक्षण की ज़रूरत है, मिलना चाहिए? ये देखो, हमारे मराठा समाज में भी बहुत गरीब मराठा लोग हैं जिनको कौन से कास्ट को आरक्षण मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं, जो बहुत गरीब रहे, बाकी के आगे चले गए हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आपकी सरकार ने कोशिश भी की
दिया ना, 10% दिया ना, हाँ, अभी 10% दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पुराना 52% रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को सेक्शन दिया केंद्र सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर 62 हो गए और हमने 10% ये दिया 72 हो गए। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, जिसकी बात राहुल गांधी हर वक्त करते आ रहे हैं? एक दफ़ा होनी चाहिए। एक दफ़ा क्या होता है, ये पॉलिटिशियन लोग हमारे जैसे उसका इशू निकाल के कुछ ना कुछ लोगों के मन में, दिमाग में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते हैं। वर्ड कहा जा रहा है, पूरी दुनिया कहा जा रही है और हम उसमें ही फंसे हैं। तो एक दफ़ा लोगों को भी सबको समझना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन सी कास्ट कितनी है, फिर जो पिछड़ी है उनको कितनी मदद करनी चाहिए, बजट में कितना प्रावधान करना चाहिए, ये समझ में आएगा। अभी किसी को भी मालूम नहीं कौन कितने हैं, कौन कितने हैं। सब बोलते हैं हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है। आप चुनाव जीते तो सरकार में बोलेंगे? सुनो ना, सबका परसेंटेज आपने टोटल मारा तो परसेंटेज आता है 150, 160 और 100% होना चाहिए, नहीं, ये तो 200 तक जाएगा। तो ये तो आप राहुल गांधी की बात ही कह रहे हैं। आप मानते हैं राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो जेन्युइन एक मुद्दा है? मिनट, वैसा नहीं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक हाँ ना हाँ ना हाँ ना चालू है। अभी राहुल जी अभी बोलते हैं कितने साल तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, किसने रुकवाया था? आज राहुल जी बोलते हैं 10 साल, वो भी क्या ये थे ना, एमपी थे ना अपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल थे यूपीए का। 10 साल में वो तो उनका बिल भी फाड़ते थे, यानी उनको वो बिल फाड़ने के बाद नहीं आया बिल, यानी इतनी पावर उनके हाथ में थी कि उनकी माँ यूपी की चेयरपर्सन थे। तो फिर उन्होंने तब क्यों नहीं लाया? ये सब पॉलिटिक्स है। आपको लगता है मनोज जरांगे पाटिल ने नुकसान पहुंचाया लोकसभा चुनावों में महायुति को? जिस तरीके से प्रचार किया कि आरक्षण विरोधी हैं ये लोग, इनके साथ वोट नहीं करना चाहिए, अभी भी वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का विरोध करेंगे उनके खिलाफ मैं प्रचार ये देखो, करूंगा। अपने महादेश में संविधान है, हर एक को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। तो उसके बारे में आप भी, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। तो उन्होंने उनके हिसाब से किया, सुनना नहीं सुनना सुनने वालों का काम है। आपको लगता है इस बार भी नुकसान पहुंचाएंगे वो अपने इलाके में जहां पर वो डोमिनेंस रखते हैं? लोग, मराठवाड़ा कम्युनिटी उनका सुनती है, इतना मैंने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है। एक चीज़ और बताइए, आप इतने दिनों से राजनीति में हैं अजीत दादा, महाराष्ट्र में बीते 5 साल में एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, कांग्रेस क्यों नहीं टूटी? क्या कांग्रेस बहुत मजबूत थी उसकी लीडरशिप? क्योंकि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश है, कांग्रेस को भी तो, उनके भी तो विधायकों को लगा होगा कि सत्ता में रहना चाहिए, हमको भी जनता की मदद करनी है, डेवलपमेंट करना है, वो क्यों नहीं टूटे? क्या लगता है आपको? आपको मालूम नहीं, अभी वो इशू बता के मुझे नया इशू नहीं पैदा करने का, वक्त आने पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। अभी एक चुनाव है। आप सुमित जी, चुनाव के बारे में हम अभी 12 दिन ही खाली बाकी है जी। मैंने जैसे बताया कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो लाया है उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगते हैं और वो खाली लोगों को गुमराह कर रहे। उनको अभी डर मन में बैठा है कि ये गवर्नमेंट वापस आएगा लाडली बहना के कारण, इसीलिए उनको उनके मन में और कुछ दूसरा आने की उनकी कोशिश चालू है। मतलब कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई ऑफर गया था? आपने कहा ना बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। नहीं, अभी उनको ओपन करने की जरूरत नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं कभी बताऊंगा। क्या ये बात में दम है कि बीजेपी का बहुत प्रेशर था कि आपके परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़े सुप्रिया सुले के खिलाफ? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बीजेपी लीडरशिप चाहती थी कि आप खुद लड़े या सुनेत्रा जी बिल्कुल लड़े? नहीं था, वो मेरी गलती थी। कितने बार बताया पूरे देश को। आपने ये बात सुप्रिया सुले जी को बताई कि गलती हुई मुझसे पर्सनली मीटिंग में? नहीं, पर्सनली एक दफा सबके सामने सबको बातचीत होती है परिवारों में? अब हाँ होती है, आपस में संबंध ठीक है? ठीक है। आपको फोन करती हैं सुप्रिया ताई?
कभी काम होगा तो करते हैं हम आप पवार साहब से बात करते हैं? हाँ, कभी काम होगा तो करते हैं। आपका राजनीति में आपका आइडियल कौन है, शरद पवार या बाला साहब ठाकरे या कोई और? आपका अपना आदर्श? मेरा आदर्श मैंने अभी एक इंटरव्यू में बताया, और लाल बहादुर शास्त्री है, अटल बिहारी वाजपेयी है, ये बहुत एक अलग क्लास के लोग हैं। यशवंतराव चौहान है। आपको लगता है कि बीजेपी ने और संघ परिवार ने आपको बहुत डैमेज किया? जिस तरीके से नेचुरली करप्ट पार्टी कहा प्राइम मिनिस्टर ने रैली में, फिर संघ परिवार ने कहा कि क्यों अजीत दादा को ढोया हमने लोकसभा में। अभी जो जो हुआ है उसके बारे में बात करके क्या फायदा, जो हुआ वो। आप भूल जाना चाहते हैं, कड़वी यादें हैं? नहीं नहीं, क्या है, अभी वही 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 वही। अभी मैं सच बताता हूँ सुमित जी, मैंने खाली अभी 12 दिन ये चुनाव और चुनाव के बारे में हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हम आगे कैसे जाने चाहिए, मैक्सिमम यूपी के विधायक कैसे जीत के आ सकते हैं, वही मेरी सोच चालू है। चलिए, आपकी मैं शुभकामनाएं दूंगा। मैं आखिर में 2-3 एक रैपिड फायर सवाल पूछता हूँ पूछो। ऑप्शंस के साथ। अजीत पवार को किंग मेकर बनना पसंद है या किंग बनना पसंद है? किंग मेकर। अगली सरकार में आपकी भूमिका किंग मेकर की होगी? अगली सरकार की भूमिका, हम सरकार अच्छी तरह से जो भी योजना लाई है, मुझे वो 5 साल लोगों को योजना का लाभ देना है, उसी हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आप जिन मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री आपका कौन थे? विलासराव देशमुख। और अगर डिप्टी सीएम के तौर पर पूछूं तो देवेंद्र फडणवीस साहब पसंद आए या एकनाथ शिंदे साहब एज ए सीएम पसंद आए? इन दोनों के साथ आपने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला, तो कौन आपका फेवरेट सीएम था, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? ये अभी दोनों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्यों हमारे बीच में झगड़ा लगा रहे? दोनों भी अच्छे हैं। अब चाहेंगे नया मुख्यमंत्री इन दोनों में से कोई बने या आप बने? नहीं, हम पहले पूरे मेजॉरिटी से आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे विधायकों के साथ और फिर डिसीजन लेंगे। आपको कार्यकर्ता के तौर पर काम करने में मजा आता है या अब अध्यक्ष बनकर? कार्यकर्ता के नाते। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता के नाते काम करते वक्त सब ऐसे मिलते हैं, बातें होती है, कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। अभी क्या होता है कि पूरी जिम्मेवारी रहती है, हर एक बात करते वक्त आगे का पीछे का सोचकर बात करनी पड़ती है, कुछ भी ऐसे लूज टॉक अप नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेवल से आपको चलना पड़ता है। महाराष्ट्र में आजकल एक नारा खूब चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप किस नारे के साथ हैं? एक योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, एक अखिलेश यादव बोलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये देखो, मेरा ये कहना है, सब कास्ट ने एक होके भारत का सोचना चाहिए, महाराष्ट्र का सोचना चाहिए। एक दूसरे में ऐसा अंतर पकड़ के विकास नहीं हो सकता, ये ऐसा मेरा खुद का कहना है। बीजेपी के नेता 80-20 की राजनीति करते हैं कि हमको तो 80% के वोट चाहिए, 20 के चाहिए ही नहीं। मैं शिवशाहू फुले अम्बेडकर विचारधाराओं की राजनीति करना चाहता हूँ, जिसमें सब लोग साथ चलते थे, मुस्लिम, दलित, सब 18, हमारे मराठी में बोलते 18 पकड़ जाती, या। 12 बलुतेदार, सबको साथ। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आपकी निभ पाएगी? बीजेपी जैसे हार्डकोर हिंदुत्व की बात करती है, आप लोगों को अल्पसंख्यकों का वोट भी चाहिए, दलितों आप का देखो, वोट, निभ वाजपेयी पाएगी? साहब, सुनो ना, वाजपेयी साहब के गवर्नमेंट आया तो आपने क्या देखा, उन्होंने सबको साथ लेके जाने की तो कोशिश मिली जुली सरकार थी, वो मेजोरिटी की सरकार नहीं थी। सुनो, तो भी एज अ लीडर के नाते वो कर सकते थे, वो अलग सोच वाले प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है सुमित जी, इतना बड़ा है कि ऐसा ये करके यंग जनरेशन को तो ये पसंद नहीं आता। यंग जनरेशन को वो बोलते हैं, अरे क्या है, वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, गूगल पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे कहीं 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 जाते हैं, जाके
नया नया जो भी उनको मालूमात होनी चाहिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। उनको ये ऐसा, हम सब आदमी लोग हैं ना, सबको मिलके साथ चलना चाहिए। सबको साथ चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वही वही वो स्लोगन को हमें पूरा, हमारे पूरा सपोर्ट है। पर बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कहते हैं जिनके साथ आप बैठे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है और हम वही रास्ते से जाना चाहते हैं। कभी लगता है कि खटपट होगी तो आप वापस लौटेंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ या एनसीपी शरद पवार की तरफ? पहले हमारे महायुति का सरकार लाने की और ज्यादा विधायक जिताने की हमारी 3 दिन लाइन का है। समय है केवल। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, 26 नवंबर के पहले बनना है। आपको लगता है 3 दिन में सरकार क्लियर बन जाएगी या राष्ट्रपति शासन डेफिनेट लगेगा? बन जाएगी। राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा पिछली नहीं बार? लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। किसकी बनेगी? महायुति की। मुख्यमंत्री कौन होगा? हम सब बैठेंगे 23 तारीख को, निकाल लगने के बाद शाम को ही सब विधायक आ जाएंगे। जो बहुत दूर है उनको प्लेन से लाने की कोशिश करेंगे और 24 को मीटिंग होगी और 26 को ओथ सेरेमनी हो जाएगा। बहुत बहुत 25 को भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दादा, आपका खुलकर आपने बात की। ये उम्मीद करना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं उसके लिए अब मीडिया को लंबा इंतजार ना करना पड़े और सरकार जो भी बने, इनकी बने या उनकी बने, वो 3 दिन में बन जाए, वरना बहुत लंबा दौड़ना पड़ता है। पिछली बार हम लोग बहुत लंबा दौड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजीत पवार साहब, डिप्टी सीएम, खुलकर बात कर रहे थे, मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। अमूमन कम इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जीवन का ये वो इंटरव्यू है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू दादा, थैंक्स यू पब्लिक का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।